और अब बात बंगाल की उस बेटी की जिसकी आंखों में ना जाने कितने सपने थे। वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस अस्पताल में वो लोगों का इलाज कर रही है, उसी अस्पताल में एक पिशाच घूम रहा है जो एक दिन उससे उसकी जिंदगी छीन लेगा। ट्रेनी डॉक्टर का गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में है और अब इससे जुड़े हुए तमाम वो खुलासे हो रहे हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि ये पिशाच कितना बेरहम है। इंडिया डेली आज इस पिशाच से जुड़ा वो खुलासा करने जा रहा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या है वो खुलासा, जानने के लिए देखिए इंडिया डेली की ये स्पेशल रिपोर्ट। ये जो रेप हुआ है, ये जो खून हुआ है, इसका विचार हम लोगों को चाहिए। जो भी दोषी है इनके इसमें उनको जुडिशियल इंक्वायरी हो। हमारी भारत की बेटी के साथ जो एक अन्याय हुआ है उसको कहीं तो भी न्याय मिले। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद देश भर में डॉक्टर्स गुस्से में हैं, आग बबूला है। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, तुरंत कार्रवाई इसके ऊपर हो। जब तक कार्रवाई नहीं होगा, सीबीआई को सौंपा नहीं जाएगा, हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हमारी मैम के साथ जो केआर मेडिकल कॉलेज में हुआ वो बिल्कुल सहनीय नहीं। उनके आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। हम ये आशा रखते हैं कि जो भी हुआ है उसके लिए उचित न्याय मिले रेसिडेंट को, और जिसने भी ये किया है उसको सजा मिले उचित से उचित। अगर कैपिटल पनिशमेंट भी हो तो वो भी मिले। डॉक्टर्स के इसी गुस्से को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। राज्य सरकार बुधवार सुबह 10 बजे तक सीबीआई को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड ट्रांसफर कर देगी। उधर ट्रेनी डॉक्टर का गुनहगार संजय रॉय पुलिस गिरफ्त में है। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, खुद के लिए फांसी की मांग कर रहा है। और इन सब के बीच संजय से जुड़े जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। उसके मोबाइल से जो मिला वो बेहद डराने वाला है। इंडिया डेली आज इसी से जुड़ा हुआ खुलासा करने जा रहा है। इंडिया डेली आज आपको बताएगा कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उस रात क्या हुआ, संजय के मोबाइल से पुलिस को क्या मिला और कैसे ईयरफोन की मदद से पुलिस आरोपी संजय तक पहुंची। तारीख थी 8 अगस्त। ओलंपिक में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का इवेंट था। गोल्ड मेडल की उम्मीद थी और इसीलिए ट्रेनी डॉक्टर 4 जूनियर डॉक्टर्स के साथ ओलंपिक देख रही थी। बाहर से खाना ऑर्डर किया। नीरज चोपड़ा का इवेंट रात करीब 2 बजे तक चला। नीरज के सिल्वर मेडल जीतने के बाद 5 डॉक्टर्स ने इमरजेंसी बिल्डिंग की 3री मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में साथ में खाना खाया और उसके बाद बाकी लोग चले गए। ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में ही रुक गई। उन्हें पढ़ाई करनी थी। पढ़ते पढ़ते उनकी नींद लग गई। रात के करीब 3 बजे थे। कुछ डॉक्टर्स ने उन्हें सेमिनार हॉल में सोते देखा था, लेकिन अगली सुबह करीब 9 बजे उनकी डेड बॉडी मिली।
आनन फानन में कोलकाता पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। शुरुआत में सिवाय ट्रेनी डॉक्टर के खून से सनी लाश के अलावा पुलिस के पास इस केस का कोई और सुराग नहीं था। ऐसे में मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाई गईं। एक टीम ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पर फोकस किया तो दूसरी टीम ने लोकल सोर्सेस के हवाले से उस अस्पताल में आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान शुरू की। तीसरी टीम मोबाइल फोन से जुड़ी जानकारी जुटाने में लग गई। पुलिस के पास इस मामले की तफ्तीश की शुरुआत में सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ही थी। ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल का संभावित वक्त पुलिस को पता था। अब ऐसे में पुलिस ने इसी टाइम फ्रेम की सीसीटीवी फुटेज की जांच चालू की, जिसके बाद पुलिस की रडार में 7 से 8 लोग आए। इसी सिलसिले में 33 साल के संजय रॉय नाम के एक सिविक वॉलंटियर का चेहरा भी पुलिस के सामने आया, जो अक्सर इस अस्पताल में आता जाता था। इत्तेफाक से संजय भी उस रात सीसीटीवी में अस्पताल के सेमिनार हॉल की तरफ जाता दिखा था। संजय रॉय को पहले रात 11 बजे के आसपास अस्पताल में देखा गया, जिसके बाद वो बाहर निकला, लेकिन इसके बाद उसे फिर सुबह करीब 4 बजे अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग की तरफ जाते देखा गया। करीब 40 मिनट बाद वहां से फिर बाहर निकल गया। पुलिस सूत्रों की माने तो सीसीटीवी की उसकी तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शराब के नशे में है। इतना ही नहीं, पुलिस को मौका वारदात से एक ईयरफोन भी मिला। पुलिस पता लगाना चाहती थी कि ईयरफोन आखिर किसका है। ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर सीसीटीवी खंगालना शुरू किया। इस बार पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जो उसे आरोपी के बेहद करीब ले गया। सुबह 4 बजे जब संजय रॉय इमरजेंसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, तब उसके गले में एक नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन मौजूद था। लेकिन जब 40 मिनट बाद वो बाहर निकला तो वो ब्लूटूथ ईयरफोन उसके गले में नहीं था। यानी ये शक तकरीबन पुख्ता हो चला था। ईयरफोन संजय का ही था, जो ज्यादती और कत्ल के दौरान सेमिनार हॉल में ही गिरा। संजय के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज से शॉर्टलिस्ट किए गए तमाम लोगों के मोबाइल फोन के साथ उस ब्लूटूथ ईयरफोन की पेयरिंग की कोशिश की गई और पुलिस का शक यकीन में बदल गया। वो ईयरफोन संजय के मोबाइल फोन के साथ पेयर्ड हो गया। अब ये बात तकरीबन साफ हो गई थी कि वो ईयरफोन किसी और का नहीं बल्कि संजय रॉय का ही था। इतना ही नहीं, पुलिस सूत्रों की माने तो संजय ने इस वारदात के बाद मौका वारदात पर बिखरे खून के धब्बों को धोने की भी कोशिश की थी। वारदात के बाद वो घर गया, उसने अपने कपड़े धोए, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिससे वो खून के धब्बे साफ करना भूल गया, और वो थे उसके जूते। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसके गीले कपड़ों के साथ साथ खून से सने जूते भी बरामद किए गए। पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही थी, उसी बीच एक टीम उसका मोबाइल खंगाल रही थी। संजय के मोबाइल में पुलिस को जो मिला वो बेहद चौंकाने वाला था। संजय का मोबाइल फोन पॉर्न वीडियो से भरा हुआ था। ये पॉर्न वीडियोस बेहद हिंसक थे। बताया जा रहा है संजय अक्सर रात को शराब पीकर पॉर्न वीडियोस देखा करता था। वारदात के दिन भी उसने शराब पीने के बाद पॉर्न वीडियो देखा। लेकिन सवाल ये कि जिस सेमिनार हॉल में जाने की इजाजत हर किसी को नहीं थी, वहीं संजय आखिर कैसे पहुंचा, तो इसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ। संजय 2019 में सिविल वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस से जुड़ा था। वो डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप में था। बाद में उसे डिपार्टमेंट के वेलफेयर सेल में भेज दिया गया। इस दौरान उसने डिपार्टमेंट में कनेक्शन बना लिए।
जिसके दम पर ही उसे पुलिस की 4th बटालियन के कैंपस में रहने की जगह मिल गई। बाद में उसकी पोस्टिंग आरजी कर हॉस्पिटल में कर दी गई। संजय रॉय खुद को पुलिस वाले की तरह दिखाता था। कोलकाता पुलिस की टी-शर्ट पहनता था और तो और बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का टैग उसने लगा रखा था। इतना ही नहीं, वो बेरोक टोक हॉस्पिटल में आता जाता था और इसी वजह से उसकी एंट्री 8 अगस्त को सेमिनार हॉल में हुई, जहां ट्रेनी डॉक्टर सो रही थी। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस 1 উনি জয়েন্ট সিপি ক্রাইমের চার্জেও আছেন। উনি আজকে ফ্যামিলির সঙ্গে দেখা করতেও গিয়েছিলেন। ফ্যামিলিকে পোস্টমর্টমের রিপোর্ট অ্যাজ পার দি গাইডলাইন্স অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট হ্যাজ বিন হ্যান্ডেড ওভার টু দেম। স্টুডেন্টদের যে কোয়ারিজ ছিল ওদেরকে অ্যাড্রেস করা হয়েছে। আমরা মনে করি দে আর স্যাটিসফাইড। যদি ওদের কোনো কিছু ডাউট থাকে যে কোনো সময় আমাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করতে পারে। We will do everything possible which is required. बहरहाल बंगाल का ये पिशाच अब पुलिस की गिरफ्त में है और अब कानून इसका इंसाफ करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझा जाना कि आखिर किस तरह से, किस मानसिकता वाला यह आरोपी जिसका नाम संजय रॉय था, आखिर क्या वो सोच रखता था। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये किस तरह की मानसिकता हो जाती है, ये कैसे लोग इस तरह से नृशंस वारदातों को अंजाम देते हैं। मेरे साथ में इस समय मनोचिकित्सक पंकज जी जुड़ रखे हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। आपसे सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगी कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उसने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया कि क्या कोई ऐसा नॉर्मल व्यक्ति इस तरह से वारदात को अंजाम दे सकता है, उसकी मानसिकता क्या होगी सर? देखिए, ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति कहना ही एक इंसानी के नाम पे धब्बा है, एक हैवान का से गया गुजरा काम है। कोई इंसान इस प्रकार काम कर सकता है क्या? सोच सकता भी नहीं है। एक मासूम डॉक्टर जो लोगों को जीवन प्रदान करती थी, दिन रात अपनी नींद भूख प्यास को त्याग कर लोगों के प्रति अपनी पूरी निष्ठा से काम कर रही थी, अपना घर बार छोड़ के वहां आगे पढ़ रही थी। आगे उस डॉक्टर को अपने हैवानियत का निशाना बनाना, इससे बड़ी घृणित कोई चीज हो सकती नहीं है। हमारे समाज को शर्मसार कर दिया है। हमारी समझने जी की झुक रही है शर्म से, और कोई शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए कि कितना बड़ा दरिंदा है जिसने कार्य किया है, जिसने ये गलत हरकत करी है। ये बिल्कुल ही निंदनीय और कठोर शब्दों में इसकी निंदा करने की जरूरत है। पंकज जी, जब निर्भया कांड हुआ था, मुझे याद है कि सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि उसमें हर एक उम्र का व्यक्ति था। ये कहा जाए नाबालिग से लेकर अधेड़ उम्र का व्यक्ति। कहा जा रहा था कि भाई वो मानसिकता ऐसी है, वो शरीर की बनावट ऐसी है, वो हार्मोन्स का बदलाव ऐसा है। क्या वाकई में इन सारी चीजों की कोई भूमिका होती है? क्या इसका कोई बैकग्राउंड इस तरह से होता है जो व्यक्ति को देखते देखते इस तरह से इतना हिंसक या इस तरह से पिशाच रूपी बना दे? देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। ये बहुत जटिल सवाल है जी। इसको एक लाइन में बताना बड़ा कठिन होगा। हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, उसकी अपब्रिंगिंग होती है, किस माहौल में उसे पाला परोसा गया है, उसके पीछे उसकी सोच परिवार की क्या रही है, उसको वैल्यू सिस्टम क्या दिया गया है, उसकी अपनी पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स क्या है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। और जो हार्मोन और ये केमिकल की बात कर रहे हैं बाद में आती है, इसका भी रोल है। पर इंपॉर्टेंट क्या है, उस व्यक्ति की अपनी सोच, उसने किस प्रकार की चीजों को देखा है, समझा है, और उसकी पर्सनैलिटी में किस प्रकार की चीजें देखी गई हैं। रिसर्च ये बताती है, अगर हम इनके बैकग्राउंड में जाएं, ऐसे व्यक्तियों की, इनकी मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं, ऐसे जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं उनमें अक्सर हिस्ट्री में क्रिमिनल की तरफ इशारा पाया जाता है। घर वाले बचपन में उसे उद्दंड बच्चा बचा के, शरारती बच्चा बता के इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा चंचल है, शरारत करता है। उन लोगों में अक्सर झगड़ों मोल लेता है, हर छोटी बात पे मारपीट, गुस्सा करने लगता है, टेंट्रम थ्रो करता है, बड़ा होता है चोरियां करता है, छोटी छोटी चोरी से बड़ी चोरी पे पहुंच जाता है, छोटे छोटे कानून तोड़ता है, फिर बड़े कानून तोड़ने शुरू करता है। तो इस प्रकार के एंटी क्रिमिनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स के पर्सनैलिटी में झलकने शुरू हो जाते हैं अक्सर ऐसे लोगों की मानसिकता के अंदर। और कहीं ना कहीं उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बच्चा समझ के चलो बढ़ रहा है, बड़ा हुआ समझ जाएगा। और वहीं पर गलती करते हैं हम, एक कठोर क्रिमिनल जो कि आगे चल के किसी के लिए बहुत जानलेवा साबित हो सकता है, जैसे इस केस में हुआ, और उसको हम इग्नोर करके किसी की जान में बनाती है और वो चीजें बड़ी गंभीर
रूप ले लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं पंकज जी कि कई बार ये बचपन से या एक उम्र के साथ में ये बदलाव जो है उसकी मानसिकता, ये फितरत समझ में आती है, तो उसको सही समय पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पंकज कुमार जी, आप बने रहे हमारे साथ में। अपने दर्शकों को हम ये भी बताएं कि जिस तरह से इस पूरे मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनिटल टॉर्चर उस पीड़ित डॉक्टर को किया गया। ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर कई गहरे घाव मिले हैं। बताया जा रहा है कि जब इस पीड़ित डॉक्टर ने चिल्लाने की कोशिश की तो चिल्लाने से रोकने के लिए उसकी नाक, उसका मुंह, उसका गला दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज उसका टूट गया था। इस वजह से उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। सर को दीवार से सटाया गया। पैर, उसके होंठ, उसकी उंगलियां, उसके बाएं पैर पर भी चोट के निशान मिले हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमले से चश्मे के जो शीशे के टुकड़े थे वो भी उस ट्रेनी डॉक्टर की आंख में चले गए। उसकी आंखों से, उसके मुंह से, उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों के भी निशान थे। यानी कि उसकी दरिंदगी की क्या हद रही होगी। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसको हम कहें कि हम उसको समझ सकते हैं, या मुझे लगता है कि समझना भी ये बहुत छोटे शब्द हो जाते हैं। पंकज जी, किस तरह की मानसिकता है ये? मतलब क्या किसी को टॉर्चर करके किसी को इतना आनंद आता है? जो ये अभी हम तस्वीर जो हम देख रहे हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो जानकारी मैं दे रही हूँ, बताया गया कि पहले उसको टॉर्चर किया गया। एक और बात पंकज जी जो बहुत गौर करने वाली बात है, ये बताया गया कि पुलिस ने जब उसका मोबाइल चेक किया तो उसके पास में कई ऐसे पॉर्न वीडियोस मिले जो बहुत हिंसक थे, और शायद इसी वजह से वो प्रोवोक हुआ और उसने उस ट्रेनी के साथ में बर्बरता की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इसके अंदर मिली है। इसमें जो इस व्यक्ति के मोबाइल में ऐसी वीडियोस मिली है जो इशारा करती हैं कि ये पॉर्न एडिक्ट था। इसको पॉर्न देखने की लत थी और कई घंटों ये पॉर्न देखा करता था, और इसमें इसकी सोच समझ इसकी बिगड़ जाती थी। ऐसा किसी भी चीज की अगर ये सुना होगा, अति किसी चीज की भी बुरी होती है। तो पॉर्न जब इतने दिमाग से व्यक्ति देखेगा और देखता रहेगा, निरंतर देखता रहेगा, तो उसके दिमाग की जो सोच है पूरी बदल जाएगी। उसको हर चीज में वो नजर आएगा, उसी को पाने की लालसा में पड़ा रहेगा, उसी को पाने की चाहत में पड़ा रहेगा, और उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसा इस केस में देखा गया, ये पैथोलॉजिकल क्रिमिनल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक दिन में आज सपना आया मुझे कल ये काम करना है, अपने इंपल्स गुस्से में किसी को मार दिया, लड़ाई हो गई, वो नहीं है। ये प्रॉपर प्लान्ड वे में करते हैं। ये अपने शिकार का पीछा करते हैं, कई बार उसको स्टडी करके, रेकी करके स्टडी भी करते हैं, उसके आने जाने के समय के, उसके रूटीन के, कहां उसको दबोचना है, कहां जगह ठीक रहेगी, कहां इस घृणित कार्य को अंजाम देना है, पूरा उसको रेकी करते हैं। तो ये बड़े शातिर दिमाग के लोग होते हैं। इनकी अक्सर आईक्यू बहुत ज्यादा पाई जाती है। उसके अलावा उनके दिमाग की बनावट में क्रिमिनलाइज्ड, हार्डकोर क्रिमिनलाइज्ड ये लोग इस तरह के बन जाते हैं। छोटे मोटे नहीं, ऐसा नहीं कि ये छोटा मोटा कोई चोर है, ऊंचाई गिरा है, ऐसा उठाई गिरा, ऐसा नहीं है। ये हार्डकोर क्रिमिनल पैथोलॉजिकल उसकी माइंड की बनावट है। पंकज जी, ये बहुत गंभीर विषय हो जाता है, क्योंकि हम लोग तब जागते हैं जब इस तरह से निर्भया कांड जैसे मामले, जब किसी छोटी मासूम बच्ची के साथ में इस तरह से निर्मम मामले, या फिर कलकत्ता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हुआ वो मामले सामने आते हैं। बहुत गंभीर विषय का आप उठा रहे हैं कि लोगों को सही समय पर इसे समझना बहुत जरूरी है। पंकज कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियां आपने हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर ये मानव प्रवृत्ति का तो एक मामला है ही जो उसे और हिंसक बना देता है, लेकिन प्रशासनिक मैनेजमेंट की चूक ये भी बहुत बड़ा विषय इस पूरे मामले में जरूर नजर आया है, जिसकी जांच जरूर की जाएगी, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं।